हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो सटीक सीरीज में डिटरमिनेंट का ये है लेक्चर नंबर 5 और ये लास्ट लेक्चर है और ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। क्योंकि जेई मेंस में स्पेशली इसका काफी अच्छा ट्रेंड है क्वेश्चंस का। मतलब अगर डिटरमिनेंट में कुछ पूछना है जेई वालों को तो एक काफी अच्छा ट्रेंड देखा गया है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूछते ही पूछते हैं। तो काफी अच्छा लेक्चर है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, इजी है और काफी ट्रेंडिंग में है टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर है ये, है ना। तो गुड बाय टू डिटरमिनेंट वी विल से, है ना। वैसे तो हम कभी भी किसी भी चैप्टर को गुड बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेई प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट अपडेटिंग द न्यू लॉजिक्स, द न्यू थिंग्स, राइट। न्यू थिंग्स नॉट इन द टर्म्स ऑफ सिलेबस, न्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो बहुत सी बार हमें कुछ नई चीज़ें मिलती रहती हैं, है ना। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब हम पढ़ते हैं, है ना, नए जेई के क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलता है, एक नई डायरेक्शन मिलती है सोचने की। तो वी विल कीप ऑन एडिंग सर्टेन फ्यू थिंग्स, एवर, है ना, इन आर लेक्चर्स, है ना। तो लेक्चर्स खत्म, बट द बेसिक बेसिक तो कभी ना कभी तो हमें, मतलब बेसिक की एक लिमिट है ना। तो बेसिक्स इन द जेई सिलेबस आज एंड हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट लेक्चर नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि मेरी आदत है और एक अच्छी आदत भी है, आई डोंट नो कि आपको कैसी लगती है, कि हम लोग कभी भी किसी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले रिकॉल करते हैं कि भैया हमने किस लेक्चर में क्या पढ़ा। तो लेक्चर नंबर 1 ऑफ डिटरमिनेंट में हमने डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट क्या होता है और इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, बाय एक्सपेंशन मेथड, बाय सेरस मेथड, राइट। और सर्टेन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। देन लेक्चर नंबर 2 पे हमने डिटरमिनेंट का इवैल्यूएशन को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। लेक्चर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो हमने वहां पे माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट है। अच्छा, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने पढ़ा था एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टी, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। दिस इज द लेक्चर नंबर 5 एंड यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू find the solution for simultaneous system of equations, है ना, simultaneous system of linear equation। मतलब simultaneous का मतलब क्या है कि simultaneously एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे x y z जो भी वेरिएबल्स हैं वो कई सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सो simultaneous system of linear equations, है ना। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में simultaneous system of linear equation को, है ना, solution of simultaneous system of linear equation पढ़ने वाले हैं। so this is the beautiful topic today, है ना। so shall we proceed बच्चों। चलो जी स्टूडेंट्स, चलो जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो आज हम इस पर बात करेंगे, ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत छोटी सी थ्योरी है। इसको खत्म करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं और आपको मजा आएगा। तो एक एक बात को जरा ढंग से समझ लेंगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगी और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना समझने में, ना सॉल्व करने में, ना कहीं चीज में, है ना समझाने में किसी को। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो सॉल्यूशन समझ में आता है, वर्ड सॉल्यूशन समझ में आता है, लीनियर इक्वेशन समझ में आता है, ये सिस्टम नहीं समझ में आता ना कि सिस्टम क्या मतलब है इसका, है ना। लोग इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी बातों को, लेकिन उसमें ज्ञान होता है। देखो भैया बहुत ध्यान समझेंगे, हमने बचपन में इस तरह की लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है भैया, कि भैया शकीला वेंट टू बाय 2 पेंसिल 3 रबड़, है ना, इन ₹10 एंड रोमिला वेंट टू अ शॉप एंड बाय 4 पेंसिल एंड 2 रबर्स इन ₹10। तो मान लो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं and we have said it to, मतलब we have said to it like what, pair of linear equation in 2 variable। अब ये दोनों की दोनों इक्वेशंस
एक पर्टिकुलर कंडीशन से, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डिराइव्ड है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डिराइव्ड है। सो यानी कि दे बिलोंग्स टू द सेम सिस्टम, है ना, ये सेम सिस्टम से बिलोंग कर रही हैं। यानी कि एक्स और वाई की जो जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो दोनों को सिमिल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। अच्छा, अब इसमें ये तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, है ना, इस बात को मैं हटा रहा हूं, इस बात को मैं हटा रहा हूं, ये तो टू वेरिएबल हो गया। अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स का भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स का भी हो सकता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जाती हूं मैं जल्दी है क्या, तड़के जिया मोरा पिया, तो अभी इतनी जल्दी क्या है भाई, आराम आराम से पढ़ते हैं ना, आराम आराम से पढ़ते हैं ना भाई। सो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भैया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, है ना। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, in two variables, and this is what we can say, this is system of linear equation in three variables, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, this is in three variables, in three variables, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लाइक दिस, चेक कर लो, चेक कर लो, बड़े दिनों बाद ये डायलॉग बोला मैंने, चेक कर लो है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, and this is the constant matrix, ठीक है भैया। या फिर इस वाली को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो मैं क्या कहूंगा, A1 B1, ठीक है, एंड A2 B2, एंड दिस इज XY, एंड दिस इज C1 C2। बहुत सारी बातें आपको मैं समझाना चाहता हूं आज, है ना, इस लेक्चर के माध्यम से। तो अगर आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा, मान लो मैं इस मैट्रिक्स को A कह दूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, AX इज इक्वल टू B टाइप्स, ये भी और ये वाले भैया भी, AX इक्वल टू B टाइप्स, ठीक है, AX इक्वल टू B टाइप्स। आप मेरी बात समझ गए, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, 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 ठीक है। बेटा आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी तो हो सकती है, आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसी भी हो सकती है, एंड इन दैट केस यू कैन से कि भाई अगर आपको इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे, रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आप इसको लिखोगे A1 B1 A2 B2 XY 0 0, यानी कि AX बराबर O टाइप्स, AX बराबर O टाइप्स, ठीक है ना। या फिर अगर आप थोड़ा सा फील करो, अगर आप थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा फील करो, अगर आप थोड़ा सा फील करो, अगर आप थोड़ा सा फील करो तो आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स
ये भी कैसी हो सकती है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं आपको, मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। आपकी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स ऐसी भी हो सकती है। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसी, और राइट हैंड साइड के जो इसके कांस्टेंट्स हैं वो 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स टाइप बोल सकता हूं। तो देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ना दो तरह की होती हैं, जिसमें राइट हैंड साइड में नॉन जीरो कांस्टेंट्स हो, और एक जिसमें राइट हैंड साइड में जीरो कांस्टेंट्स हो। ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऐसी जो जो ax बराबर o टाइप्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और जो जो हमारे पास ax बराबर b टाइप्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है भैया, क्या आपको ये क्लियर है, क्या आपको क्लियर है क्या भैया? ठीक है, तो चलें अगले पेज पे, चलें अगले पेज पे। आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को समझा, उसमें फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म समझी, एंड देन उसके बाद आपने देखा कि भैया ax इक्वल टू b टाइप्स नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड ax इक्वल टू o टाइप्स इज द होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो किसकी बात करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके मेथड जो है आपको एनसीईआरटी में एडजॉइंट एंड इनवर्स से दे रखा है, लेकिन हम लोग उससे भी आसान मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल से आप देखोगे कि जेई के आपकी सारी प्रॉब्लम्स यूं चटाक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एडजॉइंट मेथड बहुत ही लेंथी है और उनके लिए है जो बोगस लोग हैं, है ना, बेकार। सो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, नॉन होमोजेनस सिस्टम। अब देखो अगर मैं आपको नॉन होमोजेनस ना बताता तो आपको समझ में ना आता कि क्या बात चल रही है। नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड लाइक इसमें आप फॉर्म में लिख देना है ax इक्वल टू b टाइप्स। ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहला केस लेते हैं भैया, सबसे पहला केस लेते हैं 10वीं क्लास वाला केस, यानी कि, है ना, अब समझ जाओ कि सब कुछ नॉन होमोजेनस डिस्कस हो रहा है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम बोल दो, पेयर बोल दो, क्योंकि 2 है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, ये कैसी होगी, ये कैसी होगी भैया, ये ऐसी होगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देखो अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो कैसे गौर करेगा, देखो लीनियर इक्वेशन क्यों बोला, लीनियर इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या है, यहां पे 1 है। लीनियर चक्रो पॉलिनोमियल में पढ़ाया था, ओके। 2 वेरिएबल्स हैं x और y। सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि सेट ऑफ इक्वेशंस है, सेट ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
अब बच्चों यहां पे हम लोग कुछ बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये और ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन। अब जिंदगी में दो स्ट्रेट लाइन का क्या रिलेशन हो सकता है? जिंदगी में दो स्ट्रेट लाइन का क्या रिलेशन हो सकता है? या तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या एक के ऊपर एक लाई करेंगी, या पैरेलल लाइंस रहेंगी। ठीक है, इस केस में आपको एक कॉमन एक्स वाई मिल जाता है जो लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन L2 को भी, यानी कि इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन को। तो इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। इस केस में आपको ऐसे दुनिया भर के एक्स वाई मिल जाते हैं, ऐसे दुनिया भर के एक्स वाई मिल जाते हैं जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करते हैं, लाइन L1 को भी और L2 को भी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इस केस में लाइन L1 और L2 पे एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, एक भी कॉमन एक्स वाई नहीं है, यानी कि एक भी ऐसा एक्स वाई नहीं है जो इस लाइन की क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो यहां पे नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है मेरे भाई, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, तो यानी कि ये दोनों केस क्या देंगे हमें? ये दोनों केस क्या दे देंगे हमें? ये दोनों केस हमें कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देंगे। क्या देंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी कि हम लोग इन दोनों केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इस केस में हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बात है ये कि भाई अगर हमें इन दोनों लाइंस को, इन दोनों इक्वेशंस को, आई शुडंट से लाइंस, ये तो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर हमने लाइंस के माध्यम से आपको बता दिया। बट अगर ये दोनों लाइन जो हैं, अगर ये दोनों लाइन जो हैं वो हमें मतलब अगर ये दोनों इक्वेशंस हैं और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए भैया? सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो आपके ध्यान है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? तीन मेथड होते थे हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, एंड आई थिंक मुझे आपको वो सिखाने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आई थिंक मुझे आपको वो सिखाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, है ना? वो तो सिखाने की जरूरत नहीं भैया, ये तीन मेथड्स तो सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, ये तीन मेथड्स तो सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, ये तीन मेथड सिखाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो सॉल्यूशन तो हम ऐसे निकाल लेंगे, है ना? सॉल्यूशन तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है ना, इसके सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल ही देंगे, है ना? तो ये तो हम लोग कर ही देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपको किसी को ध्यान हो, अगर आपको किसी को ध्यान हो तो अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा और कब हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा, इसकी कंडीशन अगर कोई हमसे पूछने लगे तो हम कहेंगे कि हाँ हमें कंडीशन याद है, हमें कंडीशन याद है। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या था भैया? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में था भैया, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में था कि a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2।
ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में मुझे याद था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड नो सॉल्यूशन के केस में मुझे याद था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें, जब तुम नहीं पढ़ा करते थे तब की बातें हैं, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है भैया। और जब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, डिपेंडेंट लाइंस हो जाती है ना, डिपेंडेंट लाइंस भी हो जाती हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस भी हो जाती हैं। और डिपेंडेंट इक्वेशंस मतलब क्यों, क्योंकि भैया ये इक्वेशन इस पर डिपेंड कर रही है ना, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये इक्वेशन आ गई सिंपल, या 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गई, या k से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गई, है ना, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से ही ऑब्टेन हो रही है बस k से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो डिपेंडेंट इक्वेशंस भी हैं। ठीक है, सो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन एंड नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको मैंने पूरी लिखवा दी। ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब कहेंगे, जब नो सॉल्यूशन है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्या आप हमें इसका चौथा मेथड बताओगे, फोर्थ मेथड, क्या आप हमें इसका फोर्थ मेथड बताओगे। सर ये तो हम घर से सीख के आए थे, आप हमें क्या सिखाओगे, क्या हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक चौथा मेथड बताओगे। यस बेटा मैं बता रहा हूं आपको, एंड दैट इज द क्रैमर्स रूल। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल पढ़ते हैं भैया ना, क्रैमर्स रूल पढ़ते हैं। आइए आइए चलो जी स्टूडेंट, तो पहले तो फटाफट से नोट कर लेंगे भैया, pause the video, note it down, pause the video, note it down। चलो जी स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं क्रैमर्स रूल, है ना, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग आज के लेक्चर में एडजॉइंट मेथड नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अगर मुझे लेक्चर ज्यादा लंबा ना दिखाई दिया तो मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, एडजॉइंट मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एडजॉइंट मेथड भी बताऊंगा। एंड आई थिंक सो, मतलब मेरा मन है कि मैं एंड में बताऊं। ठीक है, तो देखता हूं लेक्चर लंबा तो नहीं है। ठीक है, अगर हो गया तो फिर ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देंगे, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो क्रैमर्स रूल है ना, क्रैमर्स रूल क्या कहता है, तो क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ linear equations, for solving system of linear equations, and especially non-homogeneous, especially non-homogeneous। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम क्रैमर्स रूल को होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी लगा के देखेंगे, क्या पता कुछ हो सकता है क्या। चलो, बट स्पेशली नॉन होमोजेनस में तो लगाना ही है क्रैमर्स रूल को। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, लेट्स टेक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अच्छा, जो रूल्स हम लोग 2x2 में सीख रहे हैं वो रूल्स हम लोग 3x3 में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रूल्स हम लोग 2x2 में सीख रहे हैं वो रूल्स हम लोग 3x3 में, मतलब कहने का मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देखो ना, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, तो वो हम लोग 3 वेरिएबल्स में भी लगा सकते हैं, वो हम लोग 3 वेरिएबल्स में भी रूल लगा सकते हैं क्रैमर्स रूल का। सो क्या है भैया क्रैमर्स रूल का सिस्टम, देखते हैं। कहता भैया यहां से ना आप डिटरमिनेंट ऑब्टेन करो, कौन कौन से मैं बताता हूं आपको। एक तो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट ऑब्टेन करो,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट डी। अब आपको मैं बता रहा हूं D1 ऑब्टेन करो। D1 में क्या होगा, D1 में क्या होगा, आपका जो कांस्टेंट है वो पहली कॉलम की प्लेस ले लेगा। जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो पहली कॉलम के प्लेस ले लेंगे। फिर D2। अब इस बार कांस्टेंट आपका क्या करेगा, डी में दूसरी कॉलम की प्लेस ले लेगा। एंड क्रैमर्स रूल कहता है कि भैया उसके बाद x की जो वैल्यू है वो D1 अपॉन डी के इक्वल हो जाएगी एंड y की जो वैल्यू है वो D2 अपॉन डी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है क्या? इसको ट्राई करके देखे क्या भाई? चलो जी, मान लो हम लोग कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो मैं कोई एक इक्वेशन ले लेता हूं ले लू क्या, सोच समझ के लेता हूं, है ना, अदरवाइज कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है ना। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू लेट्स से 13 एंड 3x, ठीक है, कुछ और ले लेता हूँ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन कुछ और ले लेता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही तो लिख रहा था यार मैं, सही लिखा था मैंने। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशंस नहीं बना पा रहा हूं, मतलब मैं सटीक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं ना। ठीक है, ये मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी। ठीक है, ये मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी। ठीक है, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से और इसको हमको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले तो हम अपने पुराने मेथड से सॉल्व कर देंगे। पुराने मेथड से सॉल्व कर देंगे भाई। देखो समान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है x की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 13 3 39 माइनस 3 3 9y प्लस 2 चौक 8y 18 दूनी 36। सो y विल बिकम कितना हो जाएगा, ये 39 माइनस 36 3। एंड वंस y की वैल्यू अगर आपने 3 रख दी, y की वैल्यू आपने 3 रख दी, तो y की वैल्यू अगर आपने 3 रख दी तो 3 3 9 और 9 उधर गया तो 13 में से 9 गए 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करना, हमें डिटरमिनेंट मेथड यानी कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना ना। क्रैमर्स रूल, व्हाट इज द क्रैमर्स रूल, दिस इज द क्रैमर्स रूल, है ना। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द क्रैमर रूल, दिस इज द क्रैमर रूल, है ना। ये आपका क्रैमर रूल है, क्रैमर नॉट ग्रामर, है ना, इट्स क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहना। तो हमने क्या करा भैया, डी लिखा और डी में कितना आएगा, 2 3 3 4। फिर D1 लिखेंगे हम लोग, तो पहली कॉलम की जगह 13 18 3 4 और D2 कितना हो जाएगा, 2 3 और दूसरी कॉलम की जगह, है ना, डी के अंदर दूसरी कॉलम की जगह कांस्टेंट वाली कॉलम 13 18। अब देखेंगे भैया बहुत ध्यान से, x की वैल्यू D1 अपॉन डी, D1 डिटरमिनेंट कितना होगा, 13 चौका 52 माइनस 18 3 54 अपॉन डी कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 माइनस 3 3 9। तो यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। चेक कर लो, चेक कर लो, है ना मैजिक, मैजिक है ना, है ना मैजिक। चलो अच्छा, y की वैल्यू की बात करेंगे तो D2 अपॉन डी, यानी कि D2 इज व्हाट, 18 दूनी 36 13 3 39 एंड
18 2 3 36, 13 3 39 एंड डी कितना है भैया, इस 2 चौक 8 माइनस 3 3 9, सो दिस इज लाइक y इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है भैया? कांग्रेचुलेशंस, यू हैव लर्नड द क्रैमर्स रूल टू फाइंड आउट व्हाट वी कैन से, टू फाइंड आउट what, to find out the solution of system of linear equations, है ना, in two variables। चलो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट केसेस पे। ये तो बहुत प्यारी सी इक्वेशन हमने बता दी थी आपको, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी प्यारी नहीं होती, समटाइम इट हिट्स यू विद द ब्रेक ऑन योर हेड। ठीक है, सो यूनिक सॉल्यूशन की बात करी, ऐसा भी होगा कभी कभार इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होंगे, कभी कभार नो सॉल्यूशन भी होंगे, तो क्रैमर्स रूल उनके साथ कैसे डील करेगा भाई? क्रैमर्स रूल हमें कैसे बताएगा कि कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब नो सॉल्यूशन आएगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा? ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके फर्दर डिवीजन पे। बेटा फटाफट से पहले इसको नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे एंड फर्दर क्रैमर्स रूल का फर्दर इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं ना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आया था, बड़े मजे से हमने निकाल दिया और आपको बड़ा मजा भी आया क्रैमर्स रूल अप्लाई करने में, बट हमेशा इतना प्यारा नहीं होगा कि हमेशा ही आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, कभी नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो क्रैमर्स रूल कैसे डील करेगा, और क्या क्रैमर्स रूल हमें इन एडवांस बता सकता है, पहले ही बता सकता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा मत सॉल्व करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा मत सॉल्व करो, नो सॉल्यूशन होगा मत सॉल्व करो, मतलब सॉल्व करने से पहले हमें बता सकता है क्रैमर्स रूल कि कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा? तो यस, बता सकता है। तो पढ़ते हैं इस चीज को। अच्छा, ये जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये अक्सर करके बच्चे रटते हैं इसको। देखो, मैं आपको 2 मौके दूंगा, एक समझने के और एक रटने का। आपने अगर समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली समझना है ना, बहुत केयरफुली समझना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, जो भी बातें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे कर रहे हैं, वही सारी बातें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल पे अपने आप अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का कि सर आप तो 2x2 में ही पढ़ा रहे हो, है ना, 3x3 में नहीं पढ़ा रहे हो, है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो हमने आपको क्या कहा भैया, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, क्लियर है भैया? अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझना, यहां पे हमने क्या सीखा था, d एक डिटर्मिनेंट है जो कि कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है, d1 एक डिटर्मिनेंट है जो कि कैसा है, d1 एक डिटर्मिनेंट है जो कि कैसा है, d1 एक डिटर्मिनेंट है जो कि कैसा है, फर्स्ट कॉलम की जगह हम लोगों ने कांस्टेंट कॉलम रख दिया ना, एंड d2 एक डिटर्मिनेंट है, वो कैसा है, फर्स्ट d2 है ना, सेकंड कॉलम की जगह हम लोग कांस्टेंट कॉलम रख रहे हैं d के अंदर, है ना, d के अंदर, बाकी ये ऐसे ही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, d1 के अंदर हम लोग d के अंदर की फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करते हैं, है ना, और बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज। d2 के अंदर हम लोग सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं बाय द कांस्टेंट कॉलम, एंड फर्स्ट जो है कॉलम वो हमने एज इट इज ही रहने देते हैं ना। तो रेफरेंस डिटर्मिनेंट ये, रेफरेंस डिटर्मिनेंट ये। अच्छा, फिर हमने आपको बताया कि x इज इक्वल टू d1 अपॉन d एंड y इक्वल टू d2 अपॉन d। अच्छा बच्चों, ये हमने आपसे पढ़ाई कराई है ना, ये हमने आपको पढ़ाई कराई, ये हमने आपको पढ़ाई कराई। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पे इसको सेगमेंट को चेंज कर दे रहा हूं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, डिफरेंट केसेस, है ना, खोल दो अपनी बाहें समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे ना, खोल दो अपनी बाहें समझने के लिए कि क्या चल क्या रहा है। देखो यहां से मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि यार d इंटू एक्स बराबर d1 है एंड d इंटू वाई बराबर d2 है। अब देखो डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले केस 1 पढ़ते हैं हम लोग कि भैया ये लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0।
अब d इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ dx इज इक्वल टू d1। अब देखो d1 के दो केसेस हो सकते हैं, d1 कैन बी इक्वल टू 0, d1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्लियर है भैया, बहुत ध्यान समझेंगे। अब बहुत ही ध्यान समझेंगे, यहां से अगर हमने दोनों केसेस भी ले लिए, यहां से हमने दोनों केसेस ले लिए, कौन से वाले कि भैया देखो d इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू 0, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस ले लेते हैं कि d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसे बिहेव करेगा ना, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग देना। देखो बहुत ध्यान से, देखो d भी नॉट इक्वल टू 0 है, d भी नॉट इक्वल टू 0 है और d1 इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी कैसी रही होगी, 0। x क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि d नॉट इक्वल टू 0 है और d1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये डेफिनेटली नॉन जीरो होगा। अब इससे हम क्या सीख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अब हम लोग स्टडी करते हैं और इसको कंक्लूड करेंगे ना, इसको कंक्लूड करेंगे। फिर हमारे पास d इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, केस 1 में तो हम लोग d इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, dy बराबर d2। अब d2 हमारा इक्वल टू 0 भी हो सकता है, d2 नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो हमने कहा कि भैया देखो यहां से दो बातें पैदा हुई कि when d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d2 इज 0, तो dy इज इक्वल टू d2, ये नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेफिनेटली y को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा भाई। एंड व्हेन वी हैव d इज नॉट इक्वल टू 0, when we have d is not equal to 0 and d2 is not equal to 0, तो भैया dy is equal to d2 से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, dy इक्वल टू d2 से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई, देखो ये नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, सो डेफिनेटली ये भी नॉन जीरो होगा, डेफिनेटली ये भी नॉन जीरो ही होगा, है ना, नॉन जीरो ही होगा। तो देखो अब इस सारी बात से हमने क्या कंक्लूड किया, इस सारी बात से हमने क्या कंक्लूड किया भैया, कंक्लूड क्या किया, इस सारी बात से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर d नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, एंड d1 d2 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास x और y है ना, x और y के क्या आएंगे, नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन, नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर हमने यहां पे ये कंक्लूड किया कि देखो d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास क्या आएंगे, x और y, जीरो यूनिक सॉल्यूशन। और जब सारे के सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो उस केस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब x, जब देखो बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो फिर से देखेंगे, when d is not equal to 0 and d1 और d2 both not equal to 0, तो x और y क्या दे रहे हैं आपको, नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रहे हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रहे हैं। और कितने कितने देंगे, एक एक सॉल्यूशन ही देंगे ना, जैसी बात है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि नॉन जीरो नंबर अपॉन नॉन जीरो नंबर एक सॉल्यूशन देगा ना, तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब अगर बहुत ही ध्यान से देखें, when d is not equal to 0 and d1 and d2 both 0, है ना, d1 and d2 both 0, तो x डेफिनेटली 0 होगा, y डेफिनेटली 0 होगा। तो x भी एक 0 दे रहा है सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0 हो रही है, y की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये भी क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, जीरो यूनिक सॉल्यूशन। और जीरो यूनिक सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक बार सब देखते हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं भैया, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको देखते हैं भैया। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको
अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको जो सॉल्यूशन दे दे, कैसा, x और y दोनों की वैल्यू जीरो, दोनों की वैल्यू जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब नॉन इंपॉर्टेंस वाला सॉल्यूशन। ये क्या इंपॉर्टेंस है यार, x और y की वैल्यू जीरो, ये कोई सॉल्यूशन हो? तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मान के चलिए आपका सॉल्यूशन ऐसा है कि भैया x इज नॉट इक्वल टू जीरो, y इज नॉट इक्वल टू जीरो, या x इज इक्वल टू जीरो, y इज नॉट इक्वल टू जीरो, या x इज नॉट इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, ये ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब जब एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल, एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा, ट्रिवियल के केस में तो आप देखो जब x की वैल्यू जीरो ही हो गई, y की वैल्यू जीरो ही हो गई, तो भैया ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना, ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। बट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैन बी यूनिक, यूनिक भी हो सकता है ये, एंड देयर कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल आपको समझ में आया भैया, आपको क्लियर है? तो यानी कि हम लोग पीछे क्या, इसको नोट कर लेंगे भैया ना, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो यानी कि ये x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो है ना, एंड जीरो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, एक इसके अंदर ही मैं कुछ और भी आपको सिखाना चाहता हूं ना, एक कंक्लूजन और लिखाना चाहता हूं। मान लो एक केस ऐसा हो जाए, मान लो एक केस कैसा हो जाए, मान लो एक केस ऐसा हो जाए ना, एक केस कैसा हो जाए कि भैया डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो नहीं है, बट d1 की वैल्यू जीरो हो गई और d2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो गई, मान लो ऐसा, ठीक है, मतलब d1 जीरो एंड d2 नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर d इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड d1 इज जीरो, तो x की वैल्यू तो जीरो आ गई एंड y की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, चेक करो। तो ऐसे केस में हमें को क्या मिलेगा, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है भैया। तो आपसे पूछ सकता है जेईई के पेपर में कि बताओ भैया यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, या उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो अगर आप d1 को नॉट इक्वल टू जीरो ले लेते, और मान लो सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे, आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते थे, आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते थे, आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते थे सर कि भैया d1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड d2 इज जीरो, ठीक है सर, ऐसा भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता, तब भी यही आता, तब x नॉन जीरो हो जाता, y जीरो हो जाता। तो इसका मतलब इस पूरी बात को मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया, इस पूरी बात को मैं क्या लिख सकता हूं कि एटलीस्ट वन ऑफ d1 और d2 इज नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो हो, बाकी जीरो हो सकते हैं। तो उस केस में आपको कैसे मिल जाते, आपको उस केस में कैसे मिल जाएगा, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, क्योंकि जीरो होने पे ट्रिवियल आता है ना, और अगर कम से कम एक भी ऐसा हो गया कि जो नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आना ही आना है, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको डायरेक्टली याद करने के लिए, रटवाने के लिए भी लिखवा सकता था, लेकिन शायद आपको कभी फील ही ना होता। तो अब हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे, अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो रटना इज द ऑलमोस्ट ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, तो फटाफट से स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे चले भैया, आगे चले भैया, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये सारी बातें मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी और बातें भी करनी है, ये सारी बातें भी मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे और बातें करनी है। देखो अभी केस 1 में मैंने क्या किया था, d इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सारे केस किसके हैं, d नॉट इक्वल टू जीरो के। अब मैं सारे केस कैसे डिस्कस करूंगा, d इक्वल टू जीरो वाले, यानी कि केस 2 में मैं क्या कहूंगा, केस 2 में मैं क्या कहूंगा भैया, केस 2 में मैं क्या कहूंगा
डी इज इक्वल टू जीरो वाले केसेस है ना। और एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया फिर तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे। ठीक है, तो भैया इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन को हमने सर आंखों पे रख दिया अपने। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अब ये सारी बातें हम लोग हटा दे रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है ना, और भी कंक्लूजन लिखने हैं। अब आ जाओ भैया, अब आ जाओ भैया, बहुत ध्यान से आ जाओ भैया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे। अगर d इक्वल टू जीरो है तो आपको तो पता है भैया कि भैया d इंटू एक्स बराबर d1 है एंड d इंटू वाई बराबर d2 है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे भी आपको क्या लेना है कि भैया d1 आपका इक्वल टू जीरो हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, केस वन dx d1, अगर मान के चलो d इक्वल टू जीरो है और d1 भी इक्वल टू जीरो है तो आप x में दुनिया में कोई भी नंबर ले सकते हो, एनी नंबर। अरे ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो x कोई दुनिया को कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है ना। सिमिलरली अगर dy बराबर d2 है और ये भी अगर जीरो है और ये भी अगर जीरो है, और ध्यान से देखेंगे ये भी जीरो है, d की वैल्यू भी जीरो है और d2 की वैल्यू भी जीरो है, तो y दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो इसका मतलब क्या है, हमने यहां से क्या कंक्लूड किया, हमने यहां से क्या कंक्लूड किया भैया, हमने यहां से कंक्लूड किया कि व्हेन d इज इक्वल टू जीरो, है ना, चौथा पॉइंट कि भैया d भी जीरो है एंड d1 और d2 भी दोनों जीरो हैं, तो x और y, x कोई भी नंबर हो सकता है और y भी कोई भी नंबर हो सकता है, y भी एनी नंबर हो सकता है। तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन विल बी पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन विल बी पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो dx बराबर d1 है और d इक्वल टू जीरो है और d1 इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं हो सकता, नो नंबर, नॉट पॉसिबल, नॉट सच नंबर पॉसिबल, नॉट सच नंबर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं हो सकता जिसकी जीरो से मल्टीप्लाई करो और वो मना कर दे कि मैं जीरो नहीं होता। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है क्या? तो ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसमें जीरो की मल्टीप्लाई करें और वो जीरो ना हो पाए। अच्छा ऐसे dx बराबर dy बराबर d2, dy बराबर d2, तो d अगर जीरो है और d2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर पॉसिबल है ना, नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं भैया कि भैया अगर d जीरो हो गया एंड d1 एंड d2 बोथ नॉट इक्वल टू जीरो, d1 भी नॉट इक्वल टू जीरो एंड d2 भी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में खुरापात आ रही होगी, सर एक केस और लो ना, सर ये वाला केस लो ना, सर ये वाला केस लो ना, ले लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं। अच्छा अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों, तो d1 लेट्स से dx d1 है, ये अगर हमने जीरो ले लिया और d1 है ना, और dy d2, तो इसका मतलब समझो बच्चों कि ये जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो नो सॉल्यूशन, x की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये अगर जीरो और ये भी जीरो, तो y कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, y कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, है ना, मतलब एनी नंबर, y कैन टेक एनी नंबर, y कैन टेक एनी नंबर। लेकिन एक बात सोचो, ऐसे केस में x की तो कोई भी वैल्यू नहीं लग सकते ना हम लोग, और बिना x के y क्या अकेला चार जाएगा सॉल्यूशन में। भाई तुम x और y दोनों सॉल्यूशन देते हो ना, y का तो कुछ नंबर दे रहे हो तुम, x तुम कह रहे हो कि भाई मेरे को पता नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, तो भाई सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता यार कि सिर्फ एक ही आधा सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन पूरा ही होता है। तो इसका मतलब
यहां पे लास्ट में हम लोग एक केस और लिख रहे हैं, लास्ट में हम एक केस और लिख रहे हैं, और वो केस क्या है कि अगर d इक्वल टू 0 है एंड एटलीस्ट, है ना, वन ऑफ d1 और d2 इज नॉट जीरो, इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो, तब भी भैया नो सॉल्यूशन, तब भी भैया नो सॉल्यूशन। ठीक है भैया, तो या तो इनको रट लो और या फिर जितनी बात मैंने बताई उसको फिर से एक बार देख के समझ लेना। ठीक है भाई, अब हमारे लगभग लगभग सारे काम हो जाएंगे। अब हम लोगों ने इतना सीख लिया है कि हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं जेई क्वेश्चंस पे। तो यानी कि ये बात आपको थोड़ी सी अभी याद करने में तकलीफ होगी, लेकिन द मोमेंट आप जब क्वेश्चंस में अप्लाई करने लगोगे इन बातों को, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो कर लिया आपने नोट? है भाई, रट रहे हो क्या? रट तो नहीं रहे हो? अच्छा चलो, तो उम्मीद करता हूं आपने नहीं रटा होगा और आपने अच्छे से समझा होगा, और तब आपने ये जो हमने कंक्लूजन लिखा है, देखो अल्टीमेटली काम कंक्लूजन ही आना है। लेकिन मैं नहीं मानता कि आप जेई एस्पिरेंट हैं और आपको डेफिनेटली इतना सारा तो केमिस्ट्री रटना है ना, और हम मैथ्स भी रटवाने लगे तो फिर तो कोई काम ही नहीं बनेगा ना। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है भाई। ठीक है, तो इसको रटने की जगह समझ लो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो डेफिनेटली जहां जहां पे सॉल्यूशन आए हैं वहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है ना। जहां जहां पे सॉल्यूशन आए हैं वहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। जहां जहां पे सॉल्यूशन नहीं आए हैं वहां पे देखो, जैसे यहां पे भी सॉल्यूशन आए हैं, है ना, यहां पे भी सॉल्यूशन आए हैं, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पे भी सॉल्यूशन आया है, कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, जहां पे नो सॉल्यूशन की बारी है वहां पे इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। ठीक है, अच्छा नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप देखो बहुत ध्यान से, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए बताई है ना। अगर हम लोग होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भैया? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा भैया? भाई मान लो हमारे पास ये है a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट है। तो अब अगर बात करते हैं तो भैया देखो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट्स a1 b1 a2 b2 है ना। अच्छा, ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो राइट वाले कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? 0 0 है ना। अच्छा, d1 कितना होगा भैया हमारे पास? 0 0 b1 b2 है ना, b1 b2। अच्छा, और अगर हम लोग d2 की बात करें, d2 की बात करें तो इट विल बी a1 a2 और सेकंड कॉलम की जगह 0 0। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, साफ साफ हमारे केस में d1 0 ही है एंड d2 0 ही है ना। किसी भी डिटरमिनेंट के अगर सारे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है ना। किसी भी डिटरमिनेंट के, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो ये दोनों डिटरमिनेंट क्या हो गए भैया? 0 हो गए। तो d1 भी 0, d2 भी 0। अच्छा, नाउ आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी होगी? d1 अपॉन d। तो इसका मतलब d इंटू एक्स बराबर d1, और d1 तो 0 है। ठीक है, और अब y इक्वल टू d2 बराबर d2 अपॉन d, तो इसका मतलब d इंटू वाई इक्वल टू d2, ठीक है ना, और d2 की वैल्यू 0 है। अब देखो एक बात सुनो, अगर आप कहते हो कि भैया x और y नॉन जीरो हैं, x और y नॉन जीरो हैं, यानी कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 और ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो d को फिर 0 ही होना पड़ेगा, d को फिर 0 होना पड़ेगा। ठीक है भैया। और अगर आप कहते हो कि भैया x और y
इक्वल टू जीरो हैं, तो एक तो सबसे पहली बात एक्स और वाई दोनों जीरो हैं। अगर आप ये कह देते हो कि एक्स और वाई दोनों जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, है ना, इसकी तो वैसे भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। देखो ना, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, वाई की वैल्यू जीरो रख दो, क्या मजाक है भाई, मैथ्स थोड़ा ही है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। तो उस केस में आपका जो डी है वो जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इफ देयर इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन देन डी कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, है ना। क्योंकि आप देखो ना भैया, अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि आपका डी1 डी2 तो जीरो ही है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो डी एक्स बराबर डी वन आपका क्या नाम जो है जीरो ही है, और डी एक्स आपका जीरो ही है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी जीरो और नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। डी वाई बराबर डी2, तो इसका मतलब अगर ये क्वांटिटी जीरो है और ये भी क्वांटिटी जीरो है, तो ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, जीरो और नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है भैया। तो दैट इज द केस। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी हमने स्टडी कर लिया है, और अब चलते हैं हम लोग बच्चों अपने जेई के क्वेश्चंस पे, क्या के जेई से आसान कुछ भी नहीं। तो चलते हैं बच्चों, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो समटाइम्स इन सम ऑफ द सिचुएशन यू गेट सम एक्सेप्शन, तो इफ देयर विल बी अ क्वेश्चन दैट विल अराइज, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है। तो सम ऑफ द टाइम, है ना, नॉट ऑल द टाइम्स, 0.01% ऑफ द टाइम, समटाइम्स सम ऑफ द एक्सपेंशन कैन। तो स्टूडेंट्स दिस इज इट। अब हम लोग चलेंगे, we'll proceed and we'll use these all the methods and formulae and techniques in solving the questions of JEE, directly JEE, because basic क्या ही पढ़े यार, ये तो खुद ही बेसिक है, और JEE के अंदर क्वेश्चंस भी बेसिक है, और JEE तो है ही आसान, ठीक है। So let's proceed with the questions of JEE and let's proceed. The first question is there on the screen. 2022 में ये JEE में आया है, ठीक है। वो कह रहा है नंबर ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन का सिंपल गेम है यार, नो सॉल्यूशन का सिंपल गेम है। नो सॉल्यूशन आया था डी इज नॉट इक्वल टू जीरो में, भैया डी इक्वल टू एक्स इंटू डी वन, चेक कर लो। तो इसका मतलब डी इज सॉरी, डी इक्वल टू जीरो में आया था, नो सॉल्यूशन आया था डी इक्वल टू जीरो में मैं ही भूल गया, मैंने ही पढ़ाया, मैं ही भूल गया देखो डी की वैल्यू जीरो होगी तब नो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। नो सॉल्यूशन का हमने डिफरेंट केसेस बताए थे आपको, लेकिन मैंने कब बताया था कि देखो डी इक्वल टू, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे ना, एक्स बराबर डी वन अपॉन डी आता था, तो डी एक्स बराबर डी वन। तो हमने आपको कब नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताई थी कि भैया ये जीरो है, ये नॉट जीरो है, और इसका मतलब एक्स की तो दुनिया में कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए डी क्या बताया था हमने आपको, जीरो बताया था। तो देखो डिटरमिनेंट जीरो कर दो भैया इसका, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है डी। डी क्या होता है, कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट, 3 sin 3 थीटा माइनस 1 1 एंड 3 cos 2 थीटा 4 3 इन 6 7 7। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई क्या बात है भाई। तो भैया इसकी वैल्यू क्या रखनी है हमें, जीरो रखनी है ना। तो सॉल्व करेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू क्या रखनी है हमें, जीरो फॉर द नो सॉल्यूशन। सो क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, एक आधी तो जीरो लेके आओ यार, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दे रहा हूं मैं, है ना। कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दूं क्या भाई, तो ये हो जाएगा जीरो, राइट है, 4 और 3 7, और 7 और 7 14, 14, ठीक है। और कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैंने ऐड कर दिया, और 7 को मैंने कॉमन ले लिया ना, 7 को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 1 और यहां पे मेरे पास आएगा 2, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब एक्सपेंड कर दो रो 1 के अलोंग, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे आप, तो 3 sin 3 थीटा, राइट, इट्स लाइक 7 माइनस 6 1, तो ये तो खत्म हो गया मामला। फिर प्लस 1 इंटू 6 cos 2 थीटा, 6 cos 2 थीटा माइनस 6,
दिस इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व दिस, है ना, वी हैव टू सॉल्व दिस, है ना, हमको ये सॉल्व करना है भाई, हमको ये सॉल्व करना है। तो अब कैसे करेंगे भाई? देखो सबको साइन के टर्म्स में ले आओ, सारा गेम क्लियर हो जाएगा आपका। 3 ये साइन 3 थीटा इज व्हाट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है भाई, प्लस 6 कॉस 2 थीटा को लिख देंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई इतना काम तो करोगे यार, जेई का पेपर है यार, हैं? इतना काम भी नहीं करोगे क्या? तो कितना हो जाएगा ये 9 साइन थीटा माइनस 3 चौक 12 साइन क्यूब थीटा प्लस 6 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर 0, 6 से 6 गयो एंड वी हैव गॉट माइनस 12 साइन क्यूब थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो मैं साइन थीटा इज्जत के साथ कॉमन ले सकता हूं, माइनस कॉमन ले सकता हूं, और मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूं ना, 3 भी कॉमन ले सकता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है भैया। तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड 4 साइन थीटा एंड दिस इज तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये देखो बहुत ध्यान से, 4 दिया 12 6 दूनी 12, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 3 0, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा तेजी से पेन चलाना भाई, मैं तो आराम आराम से करता रहता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो मेरे को थोड़ी देना जेई, लेकिन तुमको तो तेजी से देना है ना भाई। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस 3, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, सिंपली व्हाट यू कैन से कि यार तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, या साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो सकती है, या साइन थीटा की वैल्यू माइनस 3/2 हो सकती है, जो कि कभी नहीं हो सकती जिंदगी में। साइन थीटा की वैल्यू -1 से कम थोड़ी जाती है, तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू हाफ, ठीक है, और ये 0 से 4 पाई के बीच में बताना है। चलो भैया अपनी जगह खाली करते हैं यहां से, अब देखेंगे भैया बहुत ध्यान से, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां होती है भैया, 0 से 4 पाई के बीच में, ये 0 से पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, है ना, और ये 4 पाई और 0 और 4 पाई क्या है, ओपन इंटरवल है। तो 0 की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां होगी भैया, देखो 0 तो यहां होगी ना, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। अच्छा हाफ वैल्यू कहां होगी, 30 डिग्री पे, यानी कि 2 बार, एक यहां पे एक यहां पे, और यहां पे भी हो सकती है ना, तो यानी कि 2 2 4 और 2 6 और 1 7, so 7 शुड बी द आंसर, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 बार हाफ हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी 2 बार हाफ हो रही है, तो इसका मतलब टोटल 7 विल बी द आंसर। क्या इजी क्वेश्चन था यार, क्या इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है भैया आगे चले गया, है ना। तो बस इसमें इतनी सी बात ध्यान रखनी थी कि भैया डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओम फो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रख के हमने आंसर निकाल दिया भाई, बाय बाय, है ना। चलो तो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं 2022 में ही आया हुआ जेई में क्वेश्चन, कहता है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y - z बराबर 7 दिस, ठीक है, and delta and k belongs to R has infinitely many solution, then delta plus k is equal to what? Okay, so बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। 2 1 - 1 ये d की वैल्यू हो गई ना, और 1 - 3 2 ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, 2 1 - 1 1 - 3 2 एंड 1 4 और डेल्टा, ठीक है, ये डी की वैल्यू हो गई। अच्छा अगर हम लोग D1 की बात करें, तो D1 में हम लोग राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है फर्स्ट कॉलम की जगह वो रख देंगे ना, 7 1 एंड k, और बाकी सब एज इट इज, 1 - 1 - 3 2 4 डेल्टा, ठीक है। अच्छा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात करी है, तो भैया D1 अपॉन डी बराबर x, यानी कि dx बराबर D1। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब, जब ये भी 0 और ये भी 0,
तो ये एनी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यू ले सकता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, डी की वैल्यू भी 0 और D1 की वैल्यू भी 0। तो डी की वैल्यू भी 0 और D1 की वैल्यू भी 0 है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये डिटरमिनेंट 0 करेंगे भैया, तो ये डिटरमिनेंट 0 कर दे क्या भाई, है कर दे क्या, बताओ, कर ही देते हैं यार। एक आधी 0 तो लेके आओ, लेकिन नहीं आ पा रही। चलो ठीक है, सरस मेथड से लिख दो। माइनस का 6 लैम्डा, 6 डेल्टा सॉरी, 1 दूनी 2 एकम 1, सॉरी 1 दूनी 2 एकम 2, ठीक है, और माइनस का 4 माइनस दिस इज 3, 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 4 दूनी 8 दूनी 16, और डेल्टा माइनस का डेल्टा, दिस इज माइनस का 7 डेल्टा, और 16 3 19 और 4 23 में से 2 गया 21, तो माइनस का 21, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0 है ना, डी की वैल्यू 0 रख देना भैया हमने, तो माइनस का 7 डेल्टा इज इक्वल टू 21, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है भैया। अच्छा, अब डेल्टा इक्वल टू माइनस का 3 रख देते हैं और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 रख देते हैं, तो कितना हो गया 7 × 21 = 63 है ना। D1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 21 = 63, 1 दूनी 2 कम 2 के, फ्री हो गया हमारे पास माइनस का 4, ठीक है, फिर माइनस 3 के, 4 दूनी 8 7 56, और माइनस प्लस 3 है ना, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, माइनस का 3 के, 4 दूनी 8 7 56, और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा भैया, D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, ये देखो 56 और 4 60 और 3 60 है ना, 56 और 4 60, 60 तरह से 60 गया, 3 3 और 3 6, और 2 के माइनस 3 के है ना, तो ये कितना हो गया माइनस का k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। नाउ व्हाट दे वांट विद अस, डेल्टा प्लस k की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो डेल्टा इज व्हाट -3 प्लस k इज 6, तो इट विल बी प्लस का 3 है ना, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। तो ऐसा कोई खास बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ना, बहुत ही इजी चिंदी चोर क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपको दिखेगा तो आप फोड़ ही दोगे इस क्वेश्चन को, और हमने आपको लर्निंग टेक्निक आपको सिखाई दी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ना, नो वरीज एट ऑल। बट ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके सामने, तो पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन तभी आप आगे फर्दर प्रोसीड करें, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, आगे चलेंगे भैया, आगे चले, चलो जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट से नोट कर लेंगे भैया ना, फटाफट से नोट कर लेंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन, ये भी जेई में पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन देन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया इसको, तो सिंपल है भैया, नो सॉल्यूशन, देखो सिंपल x की वैल्यू अगर हम निकालते तो d1/d करके, तो d इंटू एक्स बराबर d1। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या बताया था हमने आपको भैया, कि भैया ये 0 है और ये नॉन 0 है, ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी आपको नॉन 0 दे दे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले d लिखना है। तो d कितना होगा भैया, देखो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिख लेंगे, डिटरमिनेंट लिख लेंगे 2 3 -1, एंड दिस इज 1 1 1, एंड दिस इज 1 - 1 मॉडुलस लैम्डा, ठीक है भैया, क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब अगर हम लोग बात करेंगे d1 की, तो फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगी ना, फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम कैसी हो जाएगी भैया, फर्स्ट कॉलम की जगह हम लोग कांस्टेंट वाली कॉलम लिख देंगे ना, -2 4 और 4 लैम्डा -4, ठीक है। एंड यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 3 1 माइनस का 1 -1 1 मॉडुलस लैम्डा। सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0 ना, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखेंगे भैया, ये कितना हो गया 2 मॉडुलस लैम्डा 3 1 1, तो यानी कि प्लस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का 1, फिर ये +1 +2 और माइनस का 3 मॉडुलस लैम्डा इज इक्वल टू 0 है ना। सारस मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, तो कितना हो गया भैया, माइनस का मॉडुलस लैम्डा, और 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 7 गए भैया, तो उधर माइनस का 7 हो गए, तो लैम्डा मॉडुलस लैम्डा की वैल्यू तो 7 हो गई, यानी कि लैम्डा कैन बी +7 और -7,
बट हमारे पास आंसर 7 भी है और -7 भी है, और ये जेई मेंस है, एडवांस नहीं है, ठीक है ना। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है भैया, ये कंडीशन है। तो देखेंगे भैया -2 मॉडुलस लैम्डा। अच्छा, मॉडुलस लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मॉडुलस लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 7, मॉडुलस लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 7। तो ये कितना हो जाएगा भैया, -14, और ये हो जाएगा 3 चौक 12 लैम्डा, -3 चौक 12, और ये हो जाएगा +4 माइनस प्लस 4 लैम्डा -4, और -2, एंड 7 चौक 28 दिया, 7 या 21 चौक 84 है ना, -84। सो लेट्स फिगर आउट कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा है ना, ये तो 16 लैम्डा, तो यही हो गया। अच्छा, -4 से +4 गया, ओके, -14 -2 -16 है ना, -14 -2 -16 और -12, इट्स लाइक -28 और -28 और -84, कितना हो जाएगा भैया, 8 4 12 का 2 का सिर्फ 1 2 1 3 और 1 3 और 8 3 11 है ना। तो यानी कि ये उधर जाके कितना हो जाएगा भैया, है ना, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। 16 लैम्डा -112 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 16 लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 112, एंड हेंस लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 7, 16 7 112 ना। तो लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 7, तो इसका मतलब लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 7, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू -7। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है भैया, बताइए प्लीज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा ना, जो बात आपके काम की वगैरह है प्लीज उसको नोट कर लिया करो। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को ऐसे ही डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो बार बार नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो चले भी आगे और क्वेश्चन करें फर्दर, चलो जी फर्दर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उसने बोला लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस बी इनकंसिस्टेंट देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, बार बार घूम फिर के हमारे पास वही बातें आ रही है ना। और आप देखो ये 2022 के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब dx बराबर d1, मतलब दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो कह रहे अल्फा की वैल्यू बता दो, तो ठीक है भैया निकाल देंगे हम लोग। सो d कितना है, 1 2 1, अल्फा 3 -1। अब अगर हमें ऐसा एक भी क्वेश्चन दिखा तो हम लोग स्किप कर देंगे ना, हम लोग स्किप कर देंगे। अगर हमें सिमिलर क्वेश्चन दिखा तो हम लोग स्किप कर देंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, d1 कितना हो जाएगा, इट इज 2 अल्फा माइनस अल्फा एंड 2 3 1 1 -1 2। d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना, और d1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन हो गया। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस का अल्फा, माइनस प्लस 3 अल्फा, और अगर आप बहुत ध्यान सेरेस मेथड लगा रहा हूं सिंपल, तो +1 और 2 दूनी माइनस का 2 दूनी 4 अल्फा। सो 3 और ये अल्फा से ये खत्म हो गया, तो 2 अल्फा बचा मेरे पास, और 6 और 1 7 बचा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू -7/2, अल्फा की वैल्यू -7/2, ठीक है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है भैया। बस इसमें अब क्या करना है, इसमें तो प्लस माइनस करके कुछ, देखो इसमें इसको सॉल्व करके तो कोई फायदा ही नहीं है ना, इसमें इसको सॉल्व करके तो कोई फायदा ही नहीं है ना भाई, हमको अल्फा आ गया तो बात खत्म हो गई, सिंपल एज दैट, ठीक है भैया, क्लियर है। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन कोई सिमिलर मिला तो अब हम लोग स्किप कर देंगे ना, ये नो सॉल्यूशन वाले बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फटाफट से आप नोट कर लीजिए जो भी आपका नोट करने का समाधान है इसमें, है ना, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये नोट करना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे भी क्या कह रहा था, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बताओ फॉर द विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, नो सॉल्यूशन के लिए आप सिंपल कंडीशन लगा दो भाई, ठीक है, कि दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 एंड d1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन लगाओ, ऑर्डर्ड पेयर ए बी पाओ, ठीक है ना, डू योर सेल्फ, है ना भाई, डू योर सेल्फ। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं कि इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा। मैं एक बार आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं, तो आप घर से ट्राई करना ना, इसको आप घर से ट्राई करना। लेट मी जस्ट चेक द आंसर, क्या आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th है, इसका आंसर है सी, है ना, तो इसका आंसर आपका आएगा सी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं ना, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, दिस इक्वल टू 4 एंड दिस इक्वल टू बीटा हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, देन द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का पहला केस आया है, यानी कि dx बराबर d1। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो x दुनिया में कुछ भी होता रहे, क्या कोई भी नंबर होता रहे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, d की वैल्यू भी 0 और d1 की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे ना, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो d कितना है भैया आपका, इट इज अल्फा 1 1 1 2 3 1 3 5 एंड d1 कितना है भैया, d1 कितना है भैया, जहां पे कॉलम 1 है वहां पे हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे ना, कांस्टेंट वाली कॉलम, 5 4 और बीटा। सो 1 2 3 1 3 5, सो d1 इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 0 एज वेल, ठीक है। सो d इक्वल टू 0, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इट्स लाइक 10 अल्फा, 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 2 3 तिया 9 अल्फा और 5, है ना, 3 तिया 9 अल्फा और 5 एकम 5। So putting this equal to 0, so what you will get? You will get this minus this alpha. अच्छा, 3 3 6 माइनस का 7 माइनस का 1, सो अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1। अब यानी कि ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब d1 को सॉल्व करते हैं, है ना, और वी वांट टू फाइंड आउट बीटा एज वेल। सो 5 5 25 दूनी 50, है ना, d1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है ना। सो 5 दूनी 10 5 50 प्लस 3 बीटा प्लस 4 तिया 12 माइनस 2 बीटा माइनस 3 तिया 9 5 45 माइनस 5 चौक 20 इज इक्वल टू 0। सो सिंपली वी कैन फाइंड आउट व्हाट, 50 प्लस 12 62 और 45 और 20 65 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, बीटा इज इक्वल टू 0। सो बीटा इज इक्वल टू मेरे भाई प्लस का 3। सो L1,3 सी इज द करेक्ट आंसर। सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमने ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन किया, तो आप देख रहे हो। और ऐसा नहीं है कि 2022 में या 2021 में इस तरह के जेई के क्वेश्चन आए भाई, इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग एंड इंप्रूविंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, है ना, मजा आएगा। क्या बात है, आगे चले क्या, आगे चलते बच्चों, है ना, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, ये जेई में आया हुआ है 2022 में, और वो कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल के इन द सेट। तो के की वैल्यूज पूछ रहा है आपसे कंसिस्टेंट होने के लिए। जब कंसिस्टेंट वर्ड बोल दिया ना उसने, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस वर्ड को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब बच्चे यूनिक सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेकिन आपको यूनिक नहीं मानना है। कंसिस्टेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अगर आप टोटल कंसिस्टेंट वर्ड को अगर आप ब्रेक कर दो, कंसिस्टेंट वर्ड को ब्रेक कर दो, तो कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन भी आते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते हैं, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते हैं। अब बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है भैया, कि भैया dx बराबर d1, है ना, ऐसे आएगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि भैया ये नॉट इक्वल टू 0, है ना, और ये नॉट इक्वल टू 0, तो x एक नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन दे देगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है केस, दूसरा केस मैंने आपको ये भी बताया था कि d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d1 इज
D1 कैन बी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि x एक जीरो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली सारी बात किस पे डिपेंड है? D नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। D1 पे कोई ऐसा डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि D1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अच्छा, इन्फिनिटली सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की, तो इसमें तो क्या मतलब है भैया कि भैया दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा, दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा, x कैन टेक एनी वैल्यू। तो यानी कि सारे केस कंसीडर करने पड़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं जनरली, खाली इतनी बात कंसीडर कर लेते हैं कि डी नॉट इक्वल टू 0 और काम चल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है फॉर द कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हमें d और d1 तो निकालने ही पड़ेंगे। तो माइनस का k 3 माइनस का 14, है ना। अच्छा ठीक है, और माइनस का 15 4 और माइनस का k, माइनस का 4 1 और 3, ठीक है भैया। सो दिस इज योर d एंड लेट्स से d1 भी हाथों हाथ लिख दें क्या। d1 कितना होगा भैया? 25 3 4 एंड 3 4 1 एंड माइनस 14 माइनस k 3, है ना। हमने कांस्टेंट वाली कॉलम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके लिख दी, ठीक है भैया। चलो जी, तो फटाफट से d की वैल्यू लिखेंगे भैया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 तिया 12 के माइनस का, फिर 3 चौक 12 के प्लस का, 14 इंटू 15 प्लस का, ठीक है ना। फिर माइनस 14 4 चौक 16 इंटू 14 माइनस के स्क्वायर एंड 3 तिया 9 15 ने 135 है ना, तो प्लस का 135 है ना। तो ये कितना हो गया भैया? ये इससे कट गया और ये हो जाएगा 14 इंटू 15 माइनस 16 इंटू 14, 14 कॉमन लेंगे तो 15 माइनस 16 माइनस का 14 हो गया, माइनस का के स्क्वायर प्लस 135, यानी कि ये हो जाएगा 121 माइनस के स्क्वायर, ठीक है भैया। ओके, d1 की अगर हम बात करेंगे तो d1 कितना हो जाएगा भैया? 25 का 100 या 300 प्लस 3 माइनस के माइनस का 12 के, 14 या 42, फिर 4 चौक 16 प्लस का 16 इंटू 14 माइनस 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 प्लस 25 के और माइनस 3 या 9 या 27। तो d1 अल्टीमेटली केम आउट कितना? इट्स लाइक 16 इंटू 14 कितना हो गया भैया? 14 चिंग 84 का 4 का हासिल को 8, 14 चिंग 84 का 4 का हासिल को 8, 14 कम 14 8 22, 224। तो ये कितना हो गया? 300 प्लस 224 524, है ना। इसको ऐड करके लिख दिया। ये कितना हो गया भैया? प्लस का 13 के दिस एंड दिस, और ये कितना हो गया भैया? 7 2 9 4 2 6। तो यानी कि d1 की वैल्यू कितनी होगी भैया? इट्स 13 के प्लस 14 में से 9 गया 5, 11 में से 6 गया 5 एंड 455, ठीक है। ओके, सो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये वाला कैटेगरी किस पे डिपेंड करता है कि d कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। d1 कुछ भी होता रहे, इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0। सो यानी कि इसमें तो आपका d कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि 121 माइनस के स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 121 एंड के इज इक्वल कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस और माइनस 11, ठीक है ना। तो वैसे तो डी हमारा ऑप्शन यहां से दिख रहा है ना, डी ऑप्शन दिख रहा है, बट फिर भी फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। अगर डी 0 हो गया तो डी 0 हो गया तो इसका मतलब डी 0 क्या देगा हमें? के स्क्वायर की वैल्यू 121 देगा, के की वैल्यू प्लस और माइनस 11 देगा। और अगर d1 0 हो गया तो इसका मतलब 13 के प्लस 455 की वैल्यू 0 देगा, यानी कि k की वैल्यू माइनस 455 बटे 13 एंड k इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 13 3 39 13 5 65। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, मतलब k की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन दोनों को जीरो बना दे, इन दोनों को जीरो बना दे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब दिस इज द अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर कि भैया ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब देगा। तो यानी कि k कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस और माइनस 11, सो d विल बी द करेक्ट आंसर। तो इत्तफाक से मे भी अगर हमें यहां पे कुछ ऐसा मिल जाता, मे भी हमें यहां पे ऐसा कुछ मिल जाता जो कॉमन होता, तो वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बना रहा है, ठीक है ना। वो इस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बना रहा है, तो उसमें मे भी हमारे पास फर्दर कुछ और ऑप्शंस होते, है ना। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि मे भी आप मान लो इतना सॉल्व करने के बाद ही टिक कर देते, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जेई एडवांस की। जेई एडवांस में आपको
अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं बच्चों, तो बात करते हैं 8th क्वेश्चन पे ना। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, वॉट एवर यू लाइक प्लीज नोट इट डाउन, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको नोट करेंगे प्लीज। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो कह रहा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है भैया, सॉल्व करते हैं। तो जेई मेंस 2022 में ये आया हुआ है क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया कि भैया जेई मेंस 2022, 21 और 20 के पेपर कर लो तो आप प्रीवियस 10 ईयर्स कर लोगे ना, सब कुछ आया हुआ है इसमें। तो वो कहता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब सिंपल क्या भैया, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन पे मैंने आपको दुनिया भर के केस करा रखे हैं, दुनिया भर के केस करा रखे हैं। तो यानी कि वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, कर सकते हो, करेंगे जरा। अच्छा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो देखेंगे। देखो नो सॉल्यूशन की सिंपल कंडीशन है, dx बराबर d1 की अगर मैं बात करूं तो दिस इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई x की वैल्यू नो वैल्यू विल बी पॉसिबल। ठीक है ना, तो यानी कि हम लोगों को क्या करना है, उसने कहा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो अब हम लोगों को d इक्वल्स टू 0, तो d कितना है भैया हमारे पास, इट्स 1 1 1, इट्स अल्फा 2 अल्फा 3, इट्स 1 3 अल्फा एंड 5। पुटिंग दिस इक्वल टू 0, सो हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 अल्फा, दिस इज 3 एंड दिस इज 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 3 जा 9 अल्फा एंड माइनस का 5 अल्फा, राइट है। ठीक है भैया, 2 अल्फा माइनस का 9 अल्फा माइनस का 5 अल्फा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सो 3 अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो गया भैया 10 अल्फा, 9 5 14 और 2 16, माइनस का 16 और प्लस का डाल दिया यानी कि माइनस का 6 अल्फा और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है भैया, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 1। सो अल्फा की एक ही वैल्यू आई हमारे पास, तो कह रहा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। बट अभी हमको यह भी वेरीफाई करना है कि d1 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो d1 शुड नॉट इक्वल टू 0, तो देखो आप अल्फा की वैल्यू 1 रखो, ठीक है ना, और देखो मैं यहाँ पे d1 देख रहा हूं, d1 कितना होगा भैया, d1 हो जाएगा अल्फा माइनस 1 4 और 1 2 अल्फा 3 अल्फा एंड 1 3 5। अब अल्फा की वैल्यू 1 पे ना दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि मान लो अगर अल्फा की वैल्यू 1 पे, अल्फा की वैल्यू 1 पे डी भी 0 हो रहा है और d1 भी 0 हो रहा है, तो मेरे भाई फिर तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 पे d1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये बात हमें चेक करनी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो एंड उस केस में हमारा आंसर 0 आ जाएगा कि भैया देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देखते हैं अल्फा की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, 1 1 1 माइनस 1 2 3 एंड 4 3 5 एंड इसकी वैल्यू देखते हैं कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 तिया 3 चौक 12, ठीक है, और दिस इज माइनस का 3 माइनस 4 दूनी 8, 3 थिया 9 और प्लस 5, सो 10 5 15 और 12 27, 9 8 17 और 3 20, दिस इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट कमिंग आउट 0, है ना। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 पे d1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो यस, अल्फा की एक वैल्यू हमारे पास ऐसी है दैट मेक्स d को 0 एंड d1 को नॉन 0। सो अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि देयर इज वन वैल्यू ऑफ अल्फा, सो b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, तो ये एक बहुत ही प्यारी बात आपको बतानी थी। देखो हम लोग करते क्या है, जब हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं, क्यों मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो ये पार्ट तो सब बच्चे कर ही देंगे, ये पार्ट तो सभी बच्चे कर ही देंगे, बट इस पार्ट को वो इग्नोर कर देंगे। और इग्नोरेंस
आपका एडवांस में सिलेक्शन नहीं होने देता। सो इसीलिए ऑलवेज सी द डिटेल। आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हो, देन ऑलवेज प्रेफर टू लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है ना। लुक एट द सॉल्यूशन की यार देखते तो हैं कि हम कुछ इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमने कुछ इग्नोर किया है क्या? क्योंकि फाइंडिंग आउट आंसर इज नॉट द सफिशिएंट। देयर कैन बी द केस कि आंसर करेक्ट होगा बट सॉल्यूशन रॉन्ग होगा। तो इसलिए यू हैव ऑलवेज टू वेरीफाई योर सॉल्यूशन विद द एक्सपर्ट, विद द टीचर और विद द बुक, राइट। चलो जी स्टूडेंट्स, सो 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेईई मेंस में आया है और 2021 में ये क्वेश्चन आया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं भैया, सभी लोगों देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने में भयानक लग सकता है बट भयानक है नहीं। तो देखेंगे भैया बहुत ध्यान से। वो कह रहा है कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन एज दिस, S1 बी द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ A belongs to R for which the system is inconsistent, S2 be the set of values of A for which the system has infinitely many solution। देखो वही वाली बात जो अभी मैंने कराई है आपको, वही सेम चीज है। then n of S1 and n of S2 denote the number of elements in S1 and S2 respectively, then NS1 and NS2 क्या है? सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछला 8वां कराया है, सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन। बेसिकली अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो जो A वैल्यूज है वो S1 सेट में है, अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हुआ तो जो A वैल्यूज होंगी वो S2 सेट से बिलोंग करेंगी। तो सिंपल है भैया, देखो एक बात सुनो, यहां पे हमको बेसिकली बहुत ध्यान से देखो, dx बराबर d1, dx बराबर d1, अगर d इज नॉट इक्वल टू d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो यहां पे नो सॉल्यूशन। एंड अगर d भी 0 एंड d1 भी 0 तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो A है वो आपका सेट S1 से बिलोंग करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो A है वो आपका सेट S2 से बिलोंग करेगा। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 कितने होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि सबसे पहले आपको D और D1 निकालना पड़ेगा। तो D कितना होगा भैया, -1 1 2 3 -A 5 2 -2 माइनस का A, ठीक है भैया, ठीक है। एंड व्हाट इज योर D1, D1 कितना होगा बच्चों, D1 में 0 1 7 एंड 1 -A -2 2 5 और माइनस का A, ठीक है भैया, क्लियर है। ओके आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो जो D निकालेंगे ना, D सॉल्व करेंगे, कितना होगा भैया, दिस इज -A², दिस इज 1 × 5 × 2 यानी कि प्लस का 10, दिस इज 2 × 6 × 2 माइनस का 12, फिर माइनस प्लस 2 दूनी 4A है ना, माइनस प्लस 4A, फिर माइनस 2 × 10 और माइनस का 10 है ना, सो माइनस का 10 एंड देन माइनस प्लस तो 3A है ना, तो प्लस 3A। so this is what we have माइनस का A², अच्छा माइनस का A² एंड दिस इज व्हाट वी कैन से 4A प्लस 3A तो 7A, और माइनस का 10 प्लस का 10 से कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 12। सो वी कैन से माइनस कॉमन लिया तो A² -7A प्लस 12, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4A माइनस का 3 है ना, ठीक है भैया। तो -A² -4A -3A प्लस 12, सो द आंसर विल बी माइनस का A -4 एंड A -3, ठीक है भैया। सो दिस इज योर D, ठीक है, ये D की वैल्यू हो गई। अच्छा अब D1 भी मैं जरा सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद फाइनल आंसर तो मैं चुटकियों में दे दूंगा ना, फाइनल आंसर तो मैं चुटकियों में दे दूंगा। D1 कितना होगा भैया, इट्स भैया 0, इट्स 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 35 है ना, सारस मेथड से कर रहा हूं, और ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 एंड माइनस प्लस 7 दूनी 14A और 0, और ये हो जाएगा प्लस का A, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी D1 की, इट इज लाइक 15A और प्लस 31 है ना, 15A और 35 में से 4 के 31 है ना, सही करा गया भाई, मैंने एक बार चेक कर लेता हूं,
0, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4 माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 ए एंड 0 एंड प्लस ए, ठीक है, 15 प्लस 31। ओके, सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, नो सॉल्यूशन के लिए d1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, d1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू -31/15 एंड फॉर d इक्वल टू 0 यू विल गेट a की वैल्यू 3 और 4, है ना। तो इसका मतलब इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हुए ऐसे कितने a हैं, ऐसे a हैं 3 और 4, सो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इज 2, ठीक है, नंबर ऑफ, यानी कि ये और ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, अच्छा अब आप कहोगे कि सर अब इसकी देखते हैं ना, इसको देखते हैं। इसमें d की वैल्यू अगर 0 ले ली मैंने, d की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली, तो यहां पे d की वैल्यू 0 के लिए तो मेरे पास a की वैल्यू 3 और 4 आएगी, और d1 की वैल्यू की अगर मैं 0 लूंगा तो a की वैल्यू -31/15। अब देखो इनमें से कोई भी एक ऐसी वैल्यू a नहीं है जो दोनों को 0 बना दे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ a इन S2 इज 0। मतलब S2 के अंदर तो ऐसा कोई a ही नहीं है ना, ऐसा कोई a ही नहीं है जो इन दोनों को 0 बना दे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ S2 इन 0 है ना, सो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सो दिस इज रॉन्ग, सो C इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर है भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। तो ये क्वेश्चन प्लस प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि पार्शियली सॉल्व करके ना एक आधा ऑप्शन करेक्ट मान लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जैसे मान के चलो किसी बच्चे ने खाली ये नो सॉल्यूशन में सिर्फ ये वाला केस लिया होगा, है ना, तो अब वो कह रहा है कि भैया, मतलब मान के चलो बच्चा अगर मान लो पिछले क्वेश्चन में किसी बच्चे ने इनकंसिस्टेंट में या इससे पिछला क्वेश्चन, मान लो इस क्वेश्चन में वो खाली ये केस कंसीडर करे, ये वाला केस कंसीडर ना करे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी पार्शियल नहीं सॉल्व करने का, हमेशा पूरा सॉल्व करने का, ठीक है। क्लियर है भैया, तो फटाफट से स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे, जो भी बात आपको अच्छी लगे उसकी नोट कर सकते हैं, और डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सम ऑफ द जेईई एडवांस क्वेश्चंस, राइट। सो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10th, तो ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है 2019 में, कह रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन दिस वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0, then xy lies on the straight line whose equations is given as this, okay। अगर आप बहुत ही ध्यान से समझो तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे x और y की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करके सॉल्व करके देख लेना है कि भाई कौन सी वैलिड हो रही है। और x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या मुझे ऐसे कर देना चाहिए, d1/d एंड y की वैल्यू d2/d, क्या कहते हो, यानी कि मेरे को d1, d2 और d तीन डिटरमिनेंट निकालने हैं। क्या मैं जल्दी जल्दी निकालूं, चलो जी जल्दी जल्दी निकालते हैं। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इट्स 1 - 2k और 2 1 1 3 - 1 माइनस का k। अगर मैं इन तीनों को, अगर मैं देखो k यहां पे लफड़ा कर रहा है ना, k लफड़ा कर रहा है भाई, यहां पे k लफड़ा कर रहा है भाई यहां पे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अरे k के टर्म्स में आ जाएगा x का वैल्यू, और k के टर्म्स में आ गया तो क्या है भाई, यहां पे k कैंसिल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टार्टिंग में एक काम करते हैं, निकालते हैं ना, d निकालते हैं। सो इट्स माइनस का k और इट्स माइनस का 6, इट्स माइनस का 2k, इट्स माइनस का 3k, इट्स प्लस 1, इट्स माइनस का 2 दूनी 4k है, कितना हो गया भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, -4k, तो ये कितना हो गया भैया, इट्स लाइक बहुत ध्यान से देखेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, माइनस का 10k और माइनस का 5, ओ भाई क्या खतरनाक वैल्यू आई है, ठीक है कोई बात नहीं। d1 निकालते भैया ना, d1 निकालते हैं, d1 कितना हो जाएगा भैया, जहां पे कॉलम 1 है वहां पे 1 2 3 आ जाएगा ना, 1 2 3 -2 1 -1 एंड k
1 माइनस का k, ठीक है ना, d1 को भी निकालते हैं। इट्स माइनस का k और इट्स माइनस का 6 एंड इट्स माइनस का 2k एंड इट्स माइनस का 3k एंड इट्स +1 एंड इट्स माइनस 2 दूनी 4k। तो कितना हो गया भैया आपके पास? 4 3 7 2 और 1 10 k और माइनस का 5। अरे अरे भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर d1 अपॉन डी। देखो ऐसे हो जाता है गेम, यानी कि माइनस का 10k माइनस 5 अपॉन माइनस का 10k माइनस 5 और ये आपके पास आ गया 1। अच्छा, अब आप देखोगे d2 डिटरमिनेंट और निकाल लेते हैं ना, d2 डिटरमिनेंट और निकाल देते हैं। सो 1 2 सॉरी d डिटरमिनेंट में ये अपन ने क्या किया भाई? अच्छा 1 2 3। अच्छा अब अपने को 1 2 3 है ना, d2 में क्या होगा भैया? जो सेकंड वाली कॉलम है उसकी जगह ये 1 2 3 आ जाएगा ना, 1 2 3। ओके, सो k 1 माइनस k। और देखो ये तो दो दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गई तो 0 आंसर आ गया। तो यानी कि y की वैल्यू d2 अपॉन d यानी कि 0 अपॉन माइनस 10k माइनस 5, दैट मीन्स इट्स लाइक 0। सो इसका मतलब क्या है भाई? अब आप बहुत ध्यान से देखोगे, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, 1,0 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1,0 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इसको चेक कर लो। 1,0 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ इसको। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भैया? क्लियर है? फटाफट से इसको नोट करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू वन ऑफ द जेईई एडवांस क्वेश्चन, राइट? वन ऑफ द जेईई एडवांस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, ट्राई करेंगे भैया इसको। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2017 एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। फटाफट से सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखेंगे बहुत ध्यान से, ये जेईई एडवांस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम of the equation half linear equation has infinitely many solution then 1 plus alpha square is equal to what? ये a नहीं है, ये अल्फा स्क्वायर ही है ना, अल्फा स्क्वायर ही है, ठीक है? ओके, तो भाई फॉर द रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन है, क्या है भैया? कि भैया ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर तो ये दुनिया में कोई भी वैल्यू ले सकता है ना? तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो अपने को d और d1 दोनों को 0 बनाना है, ऐसा अल्फा निकालना है। तो d कितना है भैया हमारे पास? देखो ये डायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ है, अगर देखो ना ax इक्वल टू b टाइप्स इक्वेशन है ना, तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास d ही है। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 एंड d1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम की जगह 1 माइनस 1 1 अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है? ओके, सो डी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? इट्स लाइक 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा की पावर 4, राइट? और माइनस अल्फा स्क्वायर एंड माइनस अल्फा स्क्वायर। सो इट विल गिव अस कितना हो गया भैया? अल्फा पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 1। So can I write it as like alpha square minus 1 का whole square, and putting d equal to 0 you will get d alpha square equal to 1 and you will get alpha की वैल्यू प्लस या माइनस 1, ठीक है? ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, कोई एक ही आंसर होगा, +1 या -1 तो रखेंगे नहीं, ठीक है ना? सो बिकॉज अगर आप अल्फा की वैल्यू +1 रखोगे -1 रखोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा आपके पास, ठीक है? सो हमको ऐसा चाहिए, ऐसा अल्फा चाहिए जो d को भी 0 बनाता हो और d1 को भी 0 बनाता हो। तो d1 को भी 0 बनाएंगे भैया, देखेंगे भैया d1 की वैल्यू कितनी होगी? इट्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा क्यूब, राइट है? माइनस अल्फा क्यूब एंड देन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट है? और इट्स प्लस अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया और ये हमारे पास क्या हो गया? माइनस अल्फा क्यूब, ठीक है ना? माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर
प्लस अल्फा प्लस 1। ओके, सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो अल्फा की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है भाई। अगर मैं अल्फा की वैल्यू +1 देखो, क्योंकि देखो एक बात सुनो, ओके ओके ओके, देखो एक बात सुनो, हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। माइनस अल्फा स्क्वायर हमने ले लिया, तो अल्फा -1 आ जाएगा, ठीक है, अल्फा +1 आ जाएगा ना, और प्लस अल्फा +1, तो अल्फा +1 and 1 minus alpha square is equal to 0. So alpha can take value -1 और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो अल्फा कैन बी टेक वैल्यू +1 एज वेल। तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू -1 और +1 आ गई है ना, तो दो वैल्यूज आ गई आपके पास और दोनों कॉमन वैल्यूज हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता, मे बी हम इसे गलत कर देते। गलत क्यों कर देते, क्योंकि हमारे को +1 और -1 के दो ऑप्शन मिलते और हम दोनों ऑप्शन करेक्ट कर देते, क्योंकि जेईई एडवांस है और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर होते हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो ये हमारे पे जेईई एडवांस ने थोड़ा सा एहसान किया है बच्चों के ऊपर। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग +1 लेते हैं भैया, तो इट विल गिव अस 1 + 1 + 1 यानी कि 3, है ना, द वैल्यू विल बी 3। और अगर अल्फा की वैल्यू -1 लेते हैं भैया, तो 1 - 1 + 1 यानी कि वैल्यू आएगी 1। अब या तो ये वैल्यू है या ये वैल्यू है, इसकी होगी कोई एक ही, ठीक है ना। तो अब हम फंस गए, और अब हम फंस गए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, वापस से क्वेश्चन को आराम से देखना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को देखेंगे आराम से। यानी कि इनमें से एक वैल्यू तो गलत है अल्फा की, ठीक है ना, कि या तो ये अल्फा की वैल्यू गलत है और ये एक वैल्यू गलत है ना, कोई सी एक वैल्यू तो गलत है, और इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में भी हमने कोई एक चीज तो मिस कर रखी है। तो देखते हैं भैया, देखते हैं, जबकि अल्फा की दोनों ही वैल्यू डी को भी 0 कर रही है और D1 को भी 0 कर रही है, बट फिर भी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो देखते हैं, देखो एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 रख के देखते हैं ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ना, क्योंकि वो हमें ज्यादा अच्छा आइडिया दे पाएगा, वो हमें ज्यादा अच्छा आइडिया दे पाएगा कि भैया कैसे सोचना है, कैसे सोचना है। अगर हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखो, क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा कहां से शुरू है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मुद्दा शुरू है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको देखेंगे x + y + z = 1, x + y + z = -1 और x + y + z = +1। अब बच्चों देखो, ये और पहली और थर्ड इक्वेशन तो रिपीटेड ही है ना। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, कि ऐसा वैल्यू ऑफ x y z जो तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन जो एक सॉल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा x y z की, वो तीनों को एक बार में सेटिस्फाई करना चाहिए। वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या है, वो इनफाइनाइट सेट ऑफ x y z है। जब हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम लोग बेसिकली इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स की बात करते हैं ना, इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स की बात करते हैं, इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो x + y = 0 आ जाएगा, यानी कि x = -y। द मोमेंट x = -y हुआ, तो आप खुद सोचो ये खत्म हो गया, और आप खुद सोचो कभी तो z की वैल्यू 1 आ रही है, कभी -1 आ रही है। हमको एक x y z ऐसा चाहिए जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके, लेकिन ऐसा एक z हमें मिल नहीं रहा है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है अल्फा = 1 में, यानी कि अल्फा = 1 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि द करेक्ट आंसर इज 1। 1 + 1 + -1 + -1 का स्क्वायर 1 = 1 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हम लोग फिर वापस चलते हैं और एक बात अपनी नोट्स में ऐड करते हैं, एक बात अपने नोट्स में ऐड करते हैं कि भाई देयर कैन बी एक्सटर्नियस एरर, एंड यहां पे हम नोट करते हैं कि अगर कभी हमारे पास d = 0 है और d1 d2 भी 0 है ना, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ साथ कभी कभी हमारे पास, ये देखो 4.1 का केस लिखवा रहा हूं कि अगर d 0 है एंड d1 0 है, still there can be the case of no solution, no solution। तो यानी कि इसका मतलब infinite solution और sometimes it will be, है ना, और exceptionally there can be no solution as well, exceptionally there can be no solution, है ना, no solution। ठीक है भैया, क्लियर है भैया, क्लियर है क्या,
क्लियर है? लेकिन क्या आपको इससे प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है तो आप ये लगा सकते हो। वो तो देखो, एक बात सुनो, ये प्रॉब्लम कर रहा है d1 इक्वल टू d0, और अगर आपके पास d1 ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, मतलब आपका कंक्लूजन क्या निकला? आपका कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि अगर d इक्वल टू d1 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो देयर कैन बी, इफ दिस इज द केस, देन इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन हो सकता है। बट तुमको आज तक तुमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक, वो क्या था कि इफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो क्या कंडीशन लगाओगे? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन लगाओगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन लगाओगे? तो यही कंडीशन लगाओगे ना, देन d इक्वल टू d1 इक्वल टू 0, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो यानी कि अभी तक हमने इस डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट को लगाया था। पहली बार जेईई एडवांस के क्वेश्चन ने हमें इस डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट लगवाया है। पहली बार जेईई एडवांस ने हमें इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लगवाया है, ठीक है ना? तो ये एडवांस की लर्निंग थी, ठीक है? ठीक है भैया, क्लियर है? तो इससे आपके फंडामेंटल ब्रेक नहीं होने चाहिए। हमने आज तक जितने भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगाया वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। ये पहली बार उल्टी डायरेक्शन में जेईई एडवांस ने क्या करा है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है? तो आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। तो आज करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जेईई एडवांस 2016 एंड वी विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर, राइट? सो स्टूडेंट्स देखेंगे, वो कह रहा है कि if a lambda mu belongs to R, consider the system of linear equation, which of the following statement is or are correct? So देखो बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, कह रहा है a equal to -3, then the system of equation has infinitely many solution for the all values of lambda and mu. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि d क्या है। d है हमारे पास a 2 3 -2। d1 क्या है? d1 है lambda mu 2 -2। d2 क्या है? इट इज a3 लैम्डा म्यू, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। वो कह रहा है कि अगर a इक्वल टू -3 हो गया, अच्छा d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट्स -2a माइनस का 6। d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 लैम्डा -2 म्यू। d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a म्यू -3 लैम्डा। अब चेक करते हैं। वो कह रहा है if a equal to -3 then the system has infinitely many solution for all values of lambda and mu। अगर a की वैल्यू -3 हो जाए तो a की वैल्यू -3 हो जाए तो a पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, a की वैल्यू -3 हो जाएगी तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब d की वैल्यू 0 हो गई तो अब खुद सोचो, वो कह रहा है सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ऐसा नहीं होगा भैया। देखो बच्चों बहुत ध्यान समझो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो ए डी 0 हो गया, इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, नहीं, है ना? d1 और d2 का हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये 0 होंगे या नहीं होंगे, तो इसका मतलब पहली बात तो गलत है। वो कह रहा है कि इफ a इज नॉट इक्वल टू, इफ a इज नॉट इक्वल टू -3, अब ये b केस है ना? अब ये b केस है, तो इसका मतलब d इज नॉट इक्वल टू 0। अब d इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन सिस्टम ऑफ a, द सिस्टम हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो इसका मतलब समझो, अब उसने कहा कि भैया d इंटू एक्स इक्वल टू d1 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो लैम्डा और म्यू क्या करेंगे? d1 को या तो 0 बनाएंगे या नॉट इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो x क्या देगा आपको? कोई एक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। 0 होगा x की वैल्यू तो आपको d1 की वैल्यू 0, इधर राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगी। x की वैल्यू नॉन 0 होगी तो राइट हैंड साइड में नॉन 0 आ जाएगी। तो देगा तो वो यूनिक, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल बट यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो इसका मतलब b इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर वो कहता है सी ऑप्शन, वो कहता है कि इफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, ये अगर वो कह देता है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू -3। तो देखो a इक्वल टू -3 होने पे एंड लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू होने पे क्या क्या होगा? a इक्वल टू -3 होने पे तो पहले तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा d1 और d2 की क्या हालत होगी? d1 की हालत क्या होगी भैया?
लैम्डा इक्वल टू माइनस का म्यू हो गया, तो यानी कि प्लस 2 म्यू माइनस 2 म्यू 0। एंड d2 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो d2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 म्यू और 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस म्यू के इक्वल, तो यानी कि प्लस का 3 म्यू। तो इसका मतलब d2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, आप देखो ना, d इंटू एक्स इक्वल टू d1 है ना, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और dx इज इक्वल टू d2, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, c इज द करेक्ट ऑप्शन। वगैरह इफ लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर इक्वल टू -3। अच्छा, अब देखो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात है। मान लो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू म्यू, तो इसका मतलब अब देखो a की वैल्यू तो इतनी रखते हैं, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस म्यू, तो देखो d1 विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड d2 विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब हम लोग d केस को एनालाइज कर रहे हैं ना, d केस को एनालाइज कर रहे हैं, d केस को एनालाइज कर रहे हैं। d केस कैसा हो जाएगा फिर, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना भैया। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, अगर माइनस म्यू है तो ये d1 d2 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो dx इक्वल टू d1, ये 0 ये नॉट इक्वल टू 0, तो भैया ये नो सॉल्यूशन। सिमिलरली dx इक्वल टू d2, ये 0 ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी नो सॉल्यूशन। सॉरी ये y है, ये y है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बी सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। समटाइम्स जेई एडवांस में ये पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या जेई मेंस में एडवांस में कभी पूछ सकते हैं। तो उस केस में बी सी डी रॉन्ग हो जाएगा और ए सही हो जाएगा, अगर इनकरेक्ट पूछा है हमसे, है ना, तो इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में ए आ जाएगा। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चंस करने हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आएगा। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप दबा के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कमेंट ऑन द लेक्चर। एंड इस लेक्चर के नोट्स आप स्कोर प्लस ऐप से सटीक सीरीज के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बेस पे जो डीपीपी है उसको भी सॉल्व करके और आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो डिटरमिनेंट आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। द नेक्स्ट लेक्चर वी आर टेकिंग फॉरवर्ड इज फंक्शंस। तो फंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, देन आईटीएफ पढ़ेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कैलकुलस, ठीक है ना। बिकॉज बिफोर कैलकुलस हमको डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, सब सारे फंक्शंस पता होने चाहिए, उनके ग्राफ पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एंड देन आईटीएफ, राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड बिफोर फंक्शंस भी 2 से 4 लेक्चर हम लोग करेंगे सिंपल एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज, है ना, इरेशनल इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, थोड़ा लॉगरिथम, ठीक है। सो वो बेसिक मैथ्स का पोर्शन करेंगे सो दैट फंक्शन क्लियर हो जाए, और फंक्शन के साथ साथ हम लोग साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी करा देंगे, एंड देन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ऑल, ठीक है ना, एंड देन फिर आईटीएफ, ठीक है। सो इट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द आईटीएफ एज वेल, है ना, अगर हम फंक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो। और जब ये पूरा का पूरा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ सब खत्म हो जाएगा तो फिर मजा आएगा हमको कैलकुलस पढ़ने में, बिकॉज कैलकुलस इज नथिंग बट अ डीप स्टडी ऑफ फंक्शन, हाउ इट बिहेव्स व्हेन इट गोज टू मैक्सिमम, व्हेन इट गोज टू डाउन minimum, when there is the how function behaves. So deep analysis and study of functions is the calculus, right? So see you in the next lecture bachcho. Bye bye, love you all, and if you have any problem please do comment, and if you have any suggestions please do comment. Bye bye, love you all.